मेरी जेठानी विधवा हो गई तो सब कहने लगे कि अभी जवान है तो छोटे देवर से शादी करवा देते हैं। छोटा देवर भी मान गया, लेकिन मेरे ससुर गुस्सा हुए और बिल्कुल ना माने। मेरी जेठानी उनके कमरे में रोज उनके पाँव की मालिश करती थी और जब वापस आती तो रो रही होती थी। एक दिन मैं घूंघट लगाकर जेठानी की जगह ससुर जी की टांगों पर तेल लगाने गई। जैसे ही ससुर जी की टांग पर तेल लगाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर जी ने तो आज फिर मेरे ससुर ने जेठानी को तेल मालिश के लिए अपने कमरे में बुलाया। कहने लगे, मेरे पाँव पर तेल लगा दो। ये सुनकर मेरी जेठानी नेहा के चेहरे पर बड़ी बेबसी सी उतर आई थी। वो नज़रें झुकाए उनके कमरे में चली गई। मुझे अपने ससुर जी तो शुरू से ही कुछ पसंद नहीं थे, लेकिन जो सलूक वह मेरी जेठानी नेहा के साथ करते थे, पूरे दिन या कई घंटे वो भाभी को अपने कमरे में रखते हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं था। मुझे जेठानी की हालात पर तरस आता था। उन्हें रोज अपने कमरे में तेल लगाने के लिए बुलाते और 2-3 घंटे वह कमरे से बाहर न आती, और जब बाहर निकलती तो वह रो रही होती है। जब मैं वजह पूछती तो कुछ भी न बताती थी, बस बेबसी के आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखते हुए अपने कमरे में चली जाती। जब भी जेठानी ससुर के कमरे में जाती, मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दे, मैं उनके कमरे में जाती हूँ। मैंने जेठानी की एक बात भी न सुनी और उनकी सफ़ेद चादर ओढ़ी, थोड़ा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर कहा, वो सुनकर मैं दंग रह गई। कितना मुश्किल होता है पति के बगैर जिंदगी गुजारना। भगवान किसी पर ऐसा बुरा वक्त ना लेकर आए जैसा नेहा जेठानी ने देखा था। वह मेरी जेठानी थी। जब तक उनके पति जिंदा थे, उनके चेहरे पर कभी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मेरे ससुर का व्यवहार नेहा जेठानी के साथ सख्त था, लेकिन तनिष्क भाई की प्यार का असर था कि जेठानी ससुर के व्यवहार को भी हंसकर सह जाती थी। लेकिन अब जिस मुसीबत से वह गुजर चुकी थी, जिस इंसान को वो खो चुकी थी, ये सदमा उनके लिए कम नहीं था और उस पर मेरे ससुर जुल्म करते थे। तनिष्क भाई की बीमारी ने हम सबको मायूस कर दिया था। नेहा जेठानी की तो खुशियाँ ही छीन ली थी। हमारे हंसते बसते घर को उस वक्त नज़र लगी जब तनिष्क भाई को कैंसर हुआ। वह 2 माह में ही चल बसे। मेरी जेठानी पर तो आसमान टूट पड़ा। मैं उन्हें संभालने लगी। एक तरफ मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था, जो जवान बेटा उनके सामने 2 माह तक एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हवा हो चुका था। दूसरी तरफ मेरी जेठानी की हालत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश दिलाया, लेकिन वो तनिष्क तनिष्क कहती फिर से बेहोश हो जाती है। हमारे हंसते बसते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मेरी सास दिल की मरीज थी, बेटे का सदमा बर्दाश्त न कर पाई थी। मेरी सास तनिष्क जी से बहुत मोहब्बत भी करती थी। तनिष्क जी की मौत के पूरे 8 दिन बाद ही वह भी चल बसी थी। हम पे एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी। हम परेशानी से बहुत डर गए थे। मेरी जेठानी की हालात बहुत ख़राब थी। वह चिल्लाने लगती, कहती थी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊँगी। मैं उस वक्त घर में अकेली औरत थी जो इस घर को संभाले हुए थी, और नेहा जेठानी को भी। मेरे पति के बस 3 भाई थे। मेरा पति सुरेश से छोटा मेरा देवर मन्नू भी था। वो मेरे पति से बस साल भर ही छोटा था और उम्र में मुझसे और नेहा से बड़ा था, क्योंकि तीनों भाइयों में बस साल साल का फ़र्क था। नेहा जेठानी और मेरी शादी एक साथ ही हुई थी। अभी हमारी शादी का 2 साल ही तो गुजरे थे। मेरा तो एक बेटा था, लेकिन जेठानी की तो अभी कोई औलाद नहीं हुई थी और इतनी बड़ी मुसीबत उन पर टूट पड़ी। तनिष्क भाई और नेहा जेठानी की शादी लव मैरिज हुआ था, इसलिए दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी। लेकिन जो सदमा नेहा जेठानी को मिला था वो बहुत बड़ा था। एक तरफ नेहा जेठानी थी तो दूसरी तरफ मेरे ससुर। पहले बेटे का गम, उसके बाद पत्नी का सदमा। मैं कभी देखभाल करती तो कभी नेहा जेठानी को तसल्ली देने की कोशिश करती, जो उम्र में मेरी उम्र की थी, लेकिन देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। 1 महीने में बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक होने लगा। इंसान तकलीफ़ के साथ शायद समझौता भी कर लेता है। नेहा जेठानी भी अब कुछ संभल सी गई थी,
लेकिन कभी कभी जब तनिष्क भाई की याद आती तो वह मेरे गले लगकर रोने लगती। मैं उन्हें तसल्ली देने लगती, लेकिन आंखें तो मेरी भी भीग जाती थी। ये ऐसा गम है कि जिस औरत को लग जाए वही उस मुसीबत को जान सकती है। नेहा जेठानी की सिसकियाँ मुझे कभी कभी तड़पने पर मजबूर कर देती। 5 साल की मोहब्बत के बाद इनकी शादी तनिष्क भाई से हुई थी, क्योंकि मेरे ससुर इस शादी पर राजी नहीं थे। कहते थे यह दूसरे कास्ट की लड़की है, इसलिए मेरे ससुर इस शादी पर राजी नहीं थे। लेकिन तनिष्क भाई जिस तरह से उसकी मोहब्बत में घुल गए थे, वो नेहा जेठानी से दूर नहीं रह सकते थे। मैं उनकी कास्ट की थी, फिर मेरी शादी पति से घर वालों की मर्जी से हुई थी, और तनिष्क भाई ने तो जिद करके नेहा जेठानी से शादी की थी। मेरे ससुर मुझे शुरू से ही बहुत इज्जत देते थे। नेहा जेठानी को हर वक्त घूरते रहते थे, उनके खाने में नुक्स निकालते, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी घर में नहीं बसेगी, उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। लेकिन नेहा जेठानी ने मेरे ससुर की कड़वी बात सुनकर भी कभी बुरा नहीं माना था। वो मुस्कुराती रहती थी, कहती थी पापा खुद ही ठीक हो जाएंगे। अपने ससुर के व्यवहार कभी कभी मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, तो नेहा जेठानी से कहती, मोहब्बत तो तनिष्क भाई ने भी आपसे की है, फिर पापा ताने सिर्फ आपको क्यों देते हैं। मुझे अपनी जेठानी की चुप पर गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था। मुझे नेहा जेठानी ने बताया था कि वो तनिष्क भाई से कहती थी कि अगर उनके घरवाले नहीं मानते तो वो उन्हें भूल जाए, लेकिन तनिष्क भाई कहने लगे कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। जब ये बातें नेहा जेठानी को याद आती तो वह तड़प कर रोने लगती और कहती तनिष्क मुझसे झूठ बोलकर शादी की। वो कहते थे तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरे होते हुए भी जी ना सके। उनकी बातें, उनकी सिसकियाँ मेरा दिल भी तड़पा देता था। मैं उन्हें बहुत समझाती कि भगवान की मर्जी के सामने हम सब बेबस और मजबूर हैं। कुछ दिन में नेहा जेठानी ने खुद को बहुत संभाला भी था। मेरे ससुर जेठानी से ही नहीं बल्कि उनके मायके से भी जलते थे। शादी के बाद भी उन्होंने तनिष्क भाई से साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे ससुराल वालों को मेरे घर में आने की इजाज़त नहीं है, इसलिए तनिष्क भाई ही जेठानी को उनके मायके मिलवाने ले जाते थे। अपने घर उनके घर वालों को नहीं बुलाते थे। मुझे ना जाने क्यों अपने ससुर की बातें अच्छी नहीं लगती थी। तनिष्क भाई की मौत पर भी नेहा जेठानी के घर वाले आए थे, और मेरी सास की मौत पर उसके बाद आज जेठानी को ले जाने आए थे। मेरी जेठानी अब भी जवान और खूबसूरत थी और अभी बच्चे भी नहीं थे। लेकिन जब यह बात मेरे ससुर को पता चला तो हमारे घर में एक तूफान खड़ा हो गया। वो नेहा जेठानी के मम्मी पापा से कहने लगे कि ले जाओ अपनी बेटी को, ये मनहूस है, मेरे बेटी को खा गई। इसने मेरे बेटे को मोहब्बत के नाम पर मार डाला है। उसे 5 साल तक फंसा कर रखा, उसके बाद उसे शादी की। इसकी मोहब्बत में वो मर गया और ये अब फिर से शादी करके अपना घर बसा लेगी। यह थोड़ी मेरे बेटे के नाम पर जिंदगी गुजारेगी। एक तो नेहा जेठानी अभी तनिष्क भाई को नहीं भूली थी, और दूसरी तरफ मेरे ससुर ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। वो मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अब भी अपने पति से मोहब्बत करती है। वो कैसे उन्हें इस बात का भरोसा दिलाए। मेरे ससुर ने तो उन्हें बहुत बड़ी सज़ा सुना दी। कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम सारी ज़िंदगी तनिष्क के नाम पर गुजार लो तो मैं इस बात पर भरोसा कर लूँगा। मेरे ससुर की ऐसी सोच पर हम सबको बहुत अफसोस हुआ। लेकिन नेहा जेठानी के मम्मी पापा कहने लगे कि तुम अपना सामान बांधो, अब तुम्हारा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है कि तुम यहाँ रहोगी। लेकिन नेहा जेठानी ने अपने घर वालों को साफ मना कर दिया। कहने लगी मैं सारी जिंदगी तनिष्क के नाम पर इसी घर में गुजारूंगी, इसलिए आप लोग वापस चले जाएं। यह सुनकर सभी को नेहा जेठानी के इस फैसले पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुश थे। नेहा जेठानी के मम्मी पापा मायूस होकर वापस लौट गए। मुझे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ था। मैंने रात को सुरेश से कहा कि मोहब्बत सिर्फ नेहा जेठानी ने तो नहीं की थी, और फिर तनिष्क भाई की मौत की जिम्मेदार भी वो नहीं है, यह तो जेठानी के साथ जाती है। पापा क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? एक तो पहले ही जेठानी इतनी दुखी है, फिर वो क्यों सारी ज़िंदगी तनिष्क भाई के गम में जीते रहे।
सुरेश कहने लगे, पापा अभी गुस्से में हैं, कुछ दिन रुक जाओ। जब पापा का मूड ठीक हो जाएगा तो मैं बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा कि ये सब गलत है। लेकिन ये सब सुरेश का गलतफहमी था। उनके पापा तो कुछ और ही सोच रखे थे। जो कुछ उनके पापा ने जेठानी के साथ किया था वो बहुत गलत था। नेहा जेठानी एक सफ़ेद चादर ओढ़ी रखती थी और मेरे साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मैं उन्हें मना करती रह जाती, लेकिन वह बाज नहीं आती थी। कहने लगती, मेरा दिल भी बहला रहेगा, मेरे बेटे को भी अपने पास बहुत ज़्यादा रखती है। मैंने सोचा चलो कुछ तो ठीक है, वरना हर वक्त तनिष भाई के लिए रोती रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने हद ही कर दी। हम सब नाश्ता कर रहे थे, तब मेरे ससुर गुस्से से कमरे से बाहर आए और नेहा जेठानी से कहने लगे, तुम्हें बस अपने खाने पीने का परवाह है, ये नहीं मालूम कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। यह सुनकर तो हम सबको ही उनकी बात पर गुस्सा आया। सामने कुर्सी में बैठे मेरे देवर का चेहरा भी बाप की बात सुनकर रेड हो गया, लेकिन वह बड़े थे इसलिए हम उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। इससे पहले नेहा भाभी उठती, मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैंने, भाभी आप नाश्ता करें, पापा को नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, आज के बाद मेरा हर काम जेठानी ही करेगी। वो शायद भाभी को सजा देना चाहते थे। अजीब इंसान थे वो। औरत पहले ही गमों में चूर थी, हमदर्दी प्यार की हकदार थी, और बजाय कि अपनी सुंदर बेटी समझकर उनके सर पर प्यार से भरा हाथ रखते हैं, वो उनको सजा देने कुछ सोच रहे थे। नेहा जेठानी अपना नाश्ता छोड़े किचन में चली गई। ससुर का नाश्ता बनाकर उनके कमरे में गई, लेकिन वापस पूरे 2 घंटे के बाद आई। जब तो बाहर निकली तब वो रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा ससुर ने जरूर इस बेचारी का जीना दुभर किया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे ससुर उस बेचारी के साथ कर रहे थे वो तो हम में से कोई भी सोच नहीं सकता था। रात के बर्तन धोने की जिम्मेदारी नेहा भाभी की थी। नाश्ते और दोपहर के बर्तन मैं धुलती थी। एक बार जब मैं अपने बेटे के लिए पानी गर्म करने किचन में आई, यह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। मेरा छोटा देवर मन्नू नेहा जेठानी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ था और जेठानी उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उन दोनों की पीठ मेरे तरफ थी। मन्नू, मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। मैंने यह बात सुनी तो गुस्से से किचन में दाखिल हो गई। उस बेचारी का पति क्या चला गया जैसे सबको खुली छुट्टी मिल गई थी। ससुर दिन भर जेठानी पर चिल्लाते रहते थे और अब मेरा देवर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने जेठानी का हाथ देखा, मेरा गुस्सा ज़्यादा हो गया। जेठानी के हाथ से खून बह रहा था और सामने एक कांच का ग्लास टूटा पड़ा था और मनु उन्हें यही कह रहा था कि इतना गहरा कटा है, हम उन्हें पट्टी बांध देंगे। लेकिन जेठानी उसे मना कर रही थी। मुझे देखकर जेठानी कुछ घबरा सी गई, लेकिन मन्नू नॉर्मल अंदाज से खड़ा था। मुझे कहने लगा, देखिए ना भाभी, इन्हें बस कामों की फिक्र है, अपनी नहीं। हाथ से खून बह रहा है, इतना गहरा कट चुका है, और यह है कि अभी भी बर्तन धोने की फिक्र में है। मन्नू तो फिक्रमंदी से बात कर रहा था। मन्नू मुझसे और नेहा जेठानी दोनों से बड़ा था, लेकिन रिश्ते का एहतराम उस लड़के में ठीक था। मैंने कभी उसे किसी किस्म की गलत हरकत करते नहीं देखा था। मैंने भी नेहा जेठानी से कहा, आप क्यों अपने साथ जुल्म कर रही हैं? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? पट्टी मैंने उनके हाथ में बांध दिया, लेकिन फिर भी मैं देखने लगी कि मन्नू उनका बहुत ख्याल रखने लगा है। लेकिन वो उससे कतराती थी। जहाँ वो होता था वो वहाँ से चली जाती है। मन्नू की नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पहले वो हर वक्त नज़रें झुकाए रखता था, लेकिन अब वो जेठानी को देखता रहता है। कभी मुझे लगता है कि जेठानी को सच में अपने मम्मी पापा के साथ चले जाना चाहिए, और कभी लगता है कि शायद मैं ही मन्नू के बारे में गलत सोच रही हूँ। लेकिन एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मुझे शक में डाल दिया। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। नेहा जेठानी आंगन में लगे पौधों में पानी दे रही थी। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। जब तनिष भाई जिंदा थे तो वो हर किस्म के फूलों के पौधे उन्हें लगा कर देते थे, और हमारा पूरा आंगन जेठानी के रंग बिरंगे पौधों से सजा हुआ था। मैं भी जेठानी के साथ मिलकर नाश्ता करती हूँ और खूब सारी बातें भी।
वरना तो पूरा दिन मेरा ससुर उनकी जान नहीं छोड़ता था। कई घंटे उन्हें अपने पास बिठा कर रखता था। मैं जैसे ही बाहर आई, सामने आंगन का नज़ारा देखा, मेरे दिल को बहुत जोर का झटका लगा। नेहा जेठानी ने मन्नू के मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। फिर से कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे यह सब कहते हुए। मैं तुम्हारी भाई की पत्नी हूँ, अभी के अभी चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जेठानी बहुत गुस्से में थी। मन्नू नज़रें झुकाए अभी भी उनके सामने खड़ा था। मैं कुछ पीछे हटकर छुप गई क्योंकि दोनों की नज़र मुझ पर नहीं गई थी। मैंने सोचा मेरा शक ठीक ही था, मन्नू की नज़र जेठानी पर अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैंने मन्नू की बात सुनी तो वह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहने लगा, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है नेहा। मन्नू उन्हें पहले सिर्फ भाभी ही कहता था, कभी उसने यूं नाम से नहीं पुकारा था। उसने मुँह से अपना नाम सुनकर जेठानी गुस्सा सी हो गई थी, इसलिए गुस्सा कर बोली, शट अप मन्नू, भाभी कहो मुझे, खबरदार जो मुझे मेरे नाम से पुकारा तो। नेहा जेठानी की आंखें गुस्से से रेड थी। भाभी, आप मेरी तब थी जब तनिष भाई जिंदा थे। मैंने आपको हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है और आज भी सिर्फ इज्जत ही की नज़र से देखता हूँ। मुझे आपको इस हाल में देखकर दुख होता है, मेरा दिल कटता है। तनिष भाई की ज़िंदगी में मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, इसलिए चाहता हूँ कि आप अपनी अगली ज़िंदगी में भी हंसती मुस्कुराती गुजारें और यह आपका हक है। लेकिन आप शायद समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपसे बात करना ही टाइम वेस्ट है। मैं आपके घर वालों से ज़रूर बात करूँगा। नेहा, मुझे आपसे विवाह करना है, आपको जीने का पूरा हक है। ये कहकर मन्नू वहाँ से चला गया। मुझे मन्नू का यह फैसला ठीक लगा था। नेहा जेठानी वहीं खड़ी फुट फुट कर रोने लगी और तनिष भाई को याद करने लगी। तनिष, तुम क्यों मुझे छोड़ गए हो? तुम थे तो सभी मुझे इज्जत से देखते थे, तुम नहीं हो तो सबकी नज़रें बदलने लगी है। तुमने तो पूरा उम्र साथ निभाने का वादे किए थे, मुझसे फिर क्यों अकेले चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते, वो रोते हुए कह रही थी और मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा, जेठानी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? मैं हर बात जानती तो थी लेकिन अनजान बनी रही थी। मुझे देखकर वो अपने आंसू पोंछने लगी। कहने लगी, कुछ नहीं, अपनी बुरी किस्मत पर रो रही हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। जब मैंने यह बात पति से बताया तो वह सुनकर खुश हो गए। कहने लगे, मन्नू का यह फैसला बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से पापा को भी इस पर ऐतराज नहीं होगा। मैंने भी नेहा जेठानी को मन्नू के लिए राज़ी कर लिया था, जबकि वह मान नहीं रही थी। कहती थी, मैं तनिष की जगह किसी को नहीं दे सकती। फिर मन्नू, पापा तो पहले ही मुझे बुरा भला समझते हैं, लेकिन मैंने कहा, आप सब कुछ हम पर छोड़ दें, बस आपको मना नहीं करना। मेरी बात पर वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं। ठीक है तो मेरी बहनों जैसी हो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। जब यह बात मैंने मन्नू को बताई तो वह मन्नू बहुत खुश हो गया। कहने लगा, शुक्रिया भाभी, किसी ने तो उन्हें अच्छी बात समझाई, वरना वो तो खुद को बर्बाद करने को सोच चुकी थी। उसके बाद मन्नू बोला, बस पापा किसी तरह राजी हो जाए। लेकिन हम नहीं जानते थे कि अब ऐसी बात कह देंगे कि हमारे होश उड़ जाएंगे। नेहा जेठानी से शादी के लिए मन्नू ने खुद मेरे ससुर से बात की, लेकिन यह सुनते ही वो झट से खड़े हो गए। कहने लगे, बकवास बंद करो, अपनी विधवा भाभी से शादी करना कौन सी अक्लमंदी है। मुझे तो पहले ही इस घटिया लड़की पर शक था कि उसे मर्दों को फंसाने की आदत है। पहले तनिष को अपने जाल में फंसाया और अब उसके मरने के बाद जब अपने जज्बात संभाल नहीं पाई तो मन्नू को अपने खूबसूरती का जाल फेंकना शुरू कर दिया। पापा की सोच और बात पर मुझे दुख और अफसोस हुआ। नेहा जेठानी भी यही कह रही थी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वरना मेरे चरित्र को गलत समझा जाएगा। लेकिन मैं बोली थी कि आप बस एक बार हाँ कर दें, पापा को हम मना लेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। पापा की छोटी सोच पर मैं और मेरे पति तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मन्नू गुस्सा हो गया। कहने लगा, अब आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात सोचते हुए? कहते हुए, भाभी से शादी करना मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ, मुझे किसी ने भी इस बात पर मजबूर नहीं किया। और उनके किरदार की बात तो वह पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। लेकिन पापा ने मन्नू के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, निकलो मेरे घर से, तुम पर उस कमीनी लड़की का जादू चल गया है। मैं तुम्हें दूसरे शहर भेज दूंगा
वो लड़की मनहूस है, पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब दूसरे को भी खाना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे ससुर पर तो न जाने कौन सा जुनून सवार हो गया था। वो धक्के देकर मन्नू को घर से निकालने लगे। तभी सुरेश बीच में आए तो उससे भी धक्के देने लगे। कहने लगे, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे घर तो तमाशा लग गया था। नेहा जेठानी कमरे में बैठे सब कुछ देख और सुन रही थी। वो बाहर निकल आई, कहने लगी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। भगवान के लिए सारा तमाशा बंद कर दीजिए। मेरे ससुर शायद यही सुनना चाहते थे, इसलिए वही झगड़ा खत्म कर दिया गया। अब मन्नू बहुत उदास रहने लगा, चुप चुप सा हो गया। अब तो मेरे ससुर और बढ़ गए, अजीब अजीब सी बातें करने लगे। कभी कहते हैं, नेहा तो मेरे कमरे में ही पूरा दिन रहा करो। कभी कभी कहते हैं, मेरे सर पर तेल लगाओ, मेरे पाँव पर तेल की मालिश करो। घर का कारोबार हर चीज़ मेरे ससुर के हाथ में थी, इसलिए कोई भी उनके खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं सकता था। मन्नू नौकरी करता था, लेकिन नेहा भाभी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझसे सांस लेने का हक ना छीनो और किसी और से शादी कर लो। जब भी वहाँ भी ससुर के कमरे में जाती, मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा, भाभी आप रहने दें, आज मैं ससुर के कमरे में जाती हूँ। मैंने भाभी की एक न सुनी और उनकी चादर ओढ़ी, जरा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो बात मेरे ससुर ने मुझे भाभी समझकर कहा, वो सुनकर मैं दंग रह गई। कहने लगे, चलो यहाँ एक पैर पर खड़े हो जाओ, जब तक मैं न कहूँ खड़ी रहना। मैं तुम्हें मन्नू और बाकी सबकी नज़र में बुरा बनाना चाहता हूँ, ताकि मन्नू तुमसे शादी का ख्याल छोड़ दे, सब तुम्हें गलत समझे। तुम सारी ज़िंदगी मेरे तनिष के नाम पर गुजारो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मेरी भतीजी से शादी करने से मना कर दिया था। मेरी भतीजी तनिष को बहुत चाहती थी, उसके मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हें उसी की बद्दुआ लगी है, लेकिन बुरा तो मेरे साथ हो गया। मैं तुम्हारी वजह से अपना बेटा गंवा चुका हूँ, इसलिए तुम मनहूस हो। तुम मेरे दूसरे बेटे को भी मार डालोगी। मेरे ससुर के अंदर इतनी घटिया सोच थी, वो अपनी भतीजी का बदला भी जेठानी से ले रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझ पर अब यह राज सामने आया था। मेरी जेठानी इसलिए थकी थकी लगती थी कि मेरे ससुर उनको कितना बड़ा सजा देते थे और उन्हें मन्नू और हम सब की नज़र में गलत साबित करना चाहते थे। लेकिन यह भी सच है, इज्जत और मौत भगवान के हाथ में है। मैंने जब सारी बात दोनों भाइयों को बता दी तो मन्नू ने अपने लिए एक अलग फ्लैट किराए पर लिया और नेहा भाभी से विवाह करके उन्हें वहां ले गया। शुरू में तो मेरे ससुर ने बहुत शोर मचाया, लेकिन फिर जब सब कुछ उनके हिम्मत से बाहर था तो धीरे धीरे ठीक हो गए। मेरे ससुर मेरे साथ रहते थे। मन्नू नेहा जेठानी को बहुत खुश रखता है, लेकिन वो हमसे मिलने यहाँ बस अकेला ही आता है। उसकी शादी को भी 5 साल बीत गए हैं। एक प्यारी सी बेटी भी है, उसे अपने साथ लाता है। वो अपने दादा को मनाने की कोशिश करती है और अपनी तोतली जुबान में कहती है कि दादा कोई भी मनहूस नहीं होता, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। मेरे ससुर अब बहुत बदल चुके हैं। पोती को सीने से लगा कर कहते हैं, जो बात मुझे आज तक कोई नहीं समझा सका, वह मेरी पोती ने समझा दी है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।